नमस्कार दोस्तों, एससीएस की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा स्वागत है आपका। अ, आज हम लोग अधिगम का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। अधिगम का 5वां भाग, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हल के पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं पावलोव का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये दोनों के दोनों आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके हल, CF हल, CL हल। इनको आज हम लोग पढ़ेंगे। हल के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम लोग हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को समझेंगे। पहले हम लोग हल का व्यक्तिगत परिचय देख लेते हैं। ओके, CL हल, इनका पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जन्म इनका 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1952। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो CL हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये आपके सवाल आ सकता है। और इनकी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत, ठीक है, या व्यवहार के सिद्धांत के लेखक कौन से हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको इस स्लाइड में याद रखनी है। एक और, CL हल का जो पूरा नाम है वो भी याद रखिएगा, क्लार्क लियोनार्ड हल। अब हम लोग प्रबलन के सिद्धांत की बात करते हैं। इनके प्रबलन के सिद्धांत क्या कहता है। तो CL हल के प्रबलन का सिद्धांत ये कहता है कि अधिगम बेसिकली क्यों होता है, अधिगम कोई क्यों करता है। तो हल कहते हैं कि व्यक्ति अधिगम करता है, उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है, वो है आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, अधिगम करता है। उसके आसपास की वातावरण के अनुसार जो उसकी आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में ही अधिगम आपका संलहित होता है। ठीक है। अगर हम लोग आवश्यकताओं की बात करें तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो के आवश्यकता का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जिन्होंने बताया था कि मानवीय आवश्यकताओं के 5 चरण होते हैं। ओके, और इन्हीं आवश्यकताओं की हायरार्की के अनुसार, इनका जो पदानुक्रम होता है, उनके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अधिगम करता चला जाता है। ठीक है। देखिए, हल ने कहा था कि जब प्राणी या जीव को कोई आवश्यकता होती है तो उससे उसके अंदर तनाव या कष्ट की अनुभूति होती है। ओके, मान लेते हैं कि आपको प्यास लगी है, ठीक, या आपको प्यास लगी है, दैट मीन्स आपको पानी की आवश्यकता है। तो इस पानी की आवश्यकता आपके अंदर एक तरह का तनाव यानी प्यास उत्पन्न कर रही है। भोजन की आवश्यकता आपके अंदर भूख उत्पन्न कर रही है। ओके, और आप पानी को क्या करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहते हैं। अब पानी को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप नल चलाएंगे। ठीक है। अगर आपको नल चलाना नहीं आता है तो आप तरीके सीखेंगे। अगर आपके पास नदी है तो आप नदी से जाकर पानी पिएंगे। ओके, नदी नहीं है तो व्यक्ति ने क्या किया, कुएं खोदने शुरू किए। तो कुआं खोदना उसने किस लिए शुरू किया, या कुआं खोदना क्यों सीखा। तो वो अपनी आवश्यकता यानी पानी, उसकी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए मनुष्यों ने कुएं खोदे, बोरिंग करना सीखा, हैंडपंप लगाना सीखा। तो ये क्या थी, बेसिकली उसकी जो आवश्यकता थी पानी, पानी की आवश्यकता की प्राप्ति करने के लिए, या इसके कारण जो उसको कष्ट महसूस हुआ उसको संतुष्ट करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए उसने कुछ क्रियाएं की। ओके, और इन क्रियाओं के फलस्वरूप उसने अधिगम किया। ठीक है। इसमें इन्होंने एक चीज थी जिस पे इन्होंने जोर दिया था, वो है आपका पुनर्बलन। ठीक है। इसलिए हल के पुनर्बलन के सिद्धांत हम लोग कहते हैं इसको। पुनर्बलन कहते हैं कि अगर आवश्यकता प्राप्ति में उससे कोई बाहरी प्रोत्साहन प्राप्त होता है, यही आपका क्या कहता है, पुनर्बलन कहलाता है।
ठीक है। ये कहते हैं कि पुनर्बलन यानी बाहरी सहायता जो मिलती है या प्रोत्साहन जो मिलता है, उससे क्रियाओं में गतिशीलता आती है, यानी प्रक्रिया आपकी तेज होती है और इसी से चालक उद्दीपक क्रिया का जन्म होता है। ओके, जो जैसा कि हम लोगों ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था। अब पुनर्बलन को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि पुनर्बलन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया गया है वो सीएल हल के द्वारा दिया गया है, पर इसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया है बीएफ स्किनर ने, अब जिसको हम लोग अगले सिद्धांत में पढ़ेंगे, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, पुनर्बलन क्या होता है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। पुनर्बलन होता क्या है? तो पुनर्बलन वह बाह्य कारक होता है जो अधिगम की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, पुनर्बलन की जो परिभाषा है आपकी वो यही है कि पुनर्बलन क्या होता है, वो बाह्य कारक होता है जो अधिगम की गति को प्रभावित करता है। देखिए, गति आपकी दो तरह से प्रभावित हो सकती है, या तो गति आपकी तेज हो जाए या फिर गति मंद हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों ही स्थितियों में जो आपकी अधिगम को तेज या मंद करता है, ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, पुनर्बलन कहलाएंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर पुनर्बलन को दो भागों में बांटा गया, धनात्मक या इसी को हम लोग कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, धनात्मक या कहीं कहीं कोई बुक आपका सकारात्मक भी लिखता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक और धनात्मक एक ही शब्द है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ही तरह का हो सकता है, जिसके माध्यम से बालक के अधिगम या उपलब्धि को बढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे अगर बच्चा अच्छा करता है तो शाब्दिक रूप से हम लोग उसको क्या करते हैं, शाबाशी हमने दिया उसको, जो हमने शाबाशी दी, ये आपका शाब्दिक प्रोत्साहन हुआ और ये शाब्दिक पुनर्बलन हुआ। अशाब्दिक में हम लोगों ने क्या किया, उसको कुछ ट्रॉफी दे दी। ठीक है, ट्रॉफी दे दी, ओके, चॉकलेट दिया, तो इस तरह की चीजें जिसके कारण उनकी जो अधिगम की गति है वो प्रभावित हुई, ये आपका क्या कहलाएगा, सकारात्मक धनात्मक पुनर्बलन कहाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम पूरा करने के लिए या टारगेट पूरा होने पर उनको इंसेंटिव दिया जाता है, तो इंसेंटिव भी आपका क्या है, एक तरह का अशाब्दिक पुनर्बलन ही है। ओके, दूसरा है आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जिसकी उपस्थिति से आपका जो अधिगम होता है वो कमजोर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम की गति मंद होती है। जैसे डर। ओके, अगर बच्चे के अंदर अध्यापक से डर है तो सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वैसे ही संकोच हम लोग कह सकते हैं, शर्म या संकोच जो होती है वो भी आपका क्या कहता है, ऋणात्मक पुनर्बलन के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, तो धनात्मक ऋणात्मक को हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। ओके, सकारात्मक जो अधिगम की गति को बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जो अधिगम की गति को मंद करता है। देखिए, एक सवाल आपका पूछा गया है कि दंड किस तरह का पुनर्बलन का उदाहरण है, सकारात्मक या नकारात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। ठीक है, तो अधिकांश लोगों ने इसका जवाब दिया कि नकारात्मक पुनर्बलन है, बल्कि ये गलत है। ओके, दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। ओके, इसको हम लोग अगले जब सिद्धांत पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का, तो वो पुनर्बलन का एक विपरीत शब्द ढूंढते हैं और उसको वो दंड कहते हैं। ठीक है, पुनर्बलन का ही विपरीत रूप होता है और वो दंड होता है। तो पुनर्बलन आपका जो होता है वो हमेशा अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को कम या ज्यादा करता है। ओके, इसलिए दंड को हम लोग किसी भी तरह का पुनर्बलन नहीं कहेंगे। ओके, दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पुनर्बलन की सारणियों की बात करते हैं कि पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन तो हो गया कि अधिगम की गति को प्रभावित करेगा। तो यहाँ अगर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग करेंगे क्या, सकारात्मक पुनर्बलन उनको देंगे और जो नकारात्मक पुनर्बलन है उनको हम लोग दूर करेंगे। ओके, अब कहते हैं कि पुनर्बलन की जो सारणी है, उनका जो टेबल है वो चार तरह के बताया गया है। पहला है आपका
निश्चित अनुपात पुनर्बलन। निश्चित अनुपात का मतलब जो होता है कि बराबर एक ही जैसा, जैसे आपने कहा बच्चे को कि अगर एक पेज लिखोगे तो तुम्हें एक टॉफी दी जाएगी, अगर आप 2 पेज लिख रहे हो तो आपको 2 टॉफी दी जाएगी, 3 पेज लिख रहे हो तो आपको 3 टॉफी दी जाएगी। तो यहाँ देखिए आपने क्या किया, हर प्रत्येक पेज के लिए एक निश्चित टॉफी दी और वो आपकी एक टॉफी है। तो ये आपका निश्चित अनुपात का पुनर्बलन का उदाहरण हुआ। आपने बराबर मात्रा में हर बार पुनर्बलन की मात्रा अगर समान रखते हैं तो ये आपका निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, निश्चित समय अवधि का पुनर्बलन। इसमें हम लोग मात्रा को समान रखते हैं और यहाँ पे हम लोग समय को समान रखते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अगर किसी अपने बच्चे को आप ये कहते हैं कि अगर 5 दिन तक तुमने प्रत्येक दिन अपना होमवर्क किया तो मैं तुम्हें खिलौना दे दूंगा। ठीक है, तो प्रत्येक 5वें दिन आप अगर उसको वो खिलौना देते हैं, अगर उसका काम कर रहा है वो, तो ये आपका निश्चित समय अवधि का पुनर्बलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100% पुनर्बलन। 100% पुनर्बलन का मतलब होता है कि प्रत्येक कार्य के बाद आपने उसको पुनर्बलन दिया, या प्रत्येक अधिगम के बाद जो भी आपने उसको कहा, प्रत्येक अधिगम के बाद अगर आप उसको पुनर्बलन देते हैं तो ये 100% पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन आपका क्या होता है? आंशिक पुनर्बलन कहता है कि संयम और शुद्ध अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता है, वरन अनिश्चित रूप से पुनर्बलन दिया गया। यानी इसमें ना तो आप अनुपात को समान रखते हैं, ना ही समय को समान रखते हैं। तो इस तरह का जो पुनर्बलन है वो आपका अनिश्चित पुनर्बलन है। यानी बच्चे अपना काम कर रहे हैं तो आप कभी खुश हुए तो कभी 2 महीने पे उनको कुछ पुनर्बलन दे दिया, या 3 महीने पे दे दिया, या 5 महीने पे दे दिया। तो या कभी आपने खिलौना दे दिया, कभी आपने ट्रॉफी दे दी। तो इस तरह से अगर आप ना तो मात्रा और ना ही समय को निश्चित रखते हैं तो ये आपका आंशिक पुनर्बलन कहलाता है। अब इनकी विशेषताओं की हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखिए हल्के सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता पहली है वो आवश्यकता के अभाव और कमी की अधिकता की बात करता है। ठीक है, अभाव या कमी अधिकता ऐसा संबंधों को पुनर्बलित करता है। देखिए आवश्यकता जितनी ज्यादा होगी अनुबंधन उनके बीच उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी अनुबंधन उतना ज्यादा होगा। ये हल्के सिद्धांत की पहली विशेषता है। ओके, एसआर समझ ही रहे होंगे आप लोग, ये उद्दीपक है और ये अनुक्रिया है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का जो संबंध, जितना अगर आवश्यकता होगी उतना ही ज्यादा होगा, अगर आवश्यकता आपकी न्यूनतम है तो उतना ही कम होगा। ठीक है, जिन लोगों को नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे से करेंगे। और जो शौकिया दे रहे हैं कि चलो ठीक है होता है तो हो जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, उनमें एक कमी आपको दिखेगी। ये यही दिखाता है कि आवश्यकता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपका ये संबंध मजबूत होगा, एसआर संबंध मजबूत होगा। और ये एसआर संबंध ही अधिगम को क्या करता है, बनाता है। ओके, दूसरी धारणा यह कहता है कि पुनर्बलन चालक उद्दीपक पर आधारित होता है। बात तो वही होती है यहाँ पे। ठीक है, चालक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चालक आपका क्या होता है? चालक वो कारक होता है जो अनुक्रिया करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे भूख, भूख बिल्ली को भोजन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो भूख और भोजन इस पे आपका आधारित है, किस पे? आवश्यकता और लक्ष्य। ये बात कर देता है आपकी आवश्यकता और उसकी पूर्ति। जैसे भूख आपकी क्या है? आवश्यकता है, और भोजन आपकी पूर्ति कर रहा है उस आवश्यकता की। तो पुनर्बलन जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? आवश्यकता पूर्ति, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्य और उद्दीपक से उत्पन्न घटित होने पर निर्भर करता है। ओके, तो लक्ष्य उद्दीपक पे ही आपका जो अधिगम होता है वो निर्भर करता है। ये हल का मानना है। ठीक है, हल मानते हैं कि पुनर्बलन आदतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जब भी आप आदतों का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए पुनर्बलन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप अपने डॉगी को, आप अपने कुत्ते को बॉल लाना सिखा रहे हैं। ठीक है, आपने बॉल फेंका, ओके, कुत्ता उसको ले आया। ठीक, आप कुत्ते को बोलते हैं गुड डॉगी, बहुत अच्छा, गुड डॉगी, बहुत अच्छा किया।
तो क्या कुत्ता ये गुड डॉगी शब्द को समझ रहा है? बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, वो आपकी भाषा बिल्कुल नहीं समझता है। ठीक है, जब हम लोग अधिगम के अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम लोग शाब्दिक अधिगम को समझेंगे। ठीक है, वो गुड डॉग ही नहीं समझता है, पर जैसे ही वो आपका लेके आता है बॉल, आपने उसको बिस्किट दिया, आपने उसको प्यार किया, तो वो बिस्कुट को समझता है, आपके स्नेह भरे स्पर्श को समझता है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो पुनर्बलन दिया वो शाब्दिक ना होकर उसके लिए क्या होगा, वो बिस्किट या उसका जो आपका स्नेह वाला स्पर्श है वो उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा, और जब भी आप बॉल फेंकेंगे तब वो कुत्ता उस बॉल को ले आएगा, क्योंकि इसके बाद इसे पुनर्बलन मिल रहा है। क्लियर है? तीसरी बात ये कहते हैं कि जो आदत होती है वो स्थिर नहीं होती है, मतलब ये प्रतिक्रिया की क्षमता पर अधिक स्थिर नहीं रहती है, ये बदलते रहती है। यानी जब प्रतिक्रिया में परिवर्तन होता है तो अनुक्रिया में भी परिवर्तन होता है। ओके, जैसे ही प्रतिक्रिया बदलेगी तो अनुक्रिया भी आपकी बदलेगी। तीसरी बात कहते हैं कि यदि प्रतिक्रिया को पुनर्बलन नहीं किया जाता है तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है और फिर आदतों का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी अगर आप पुनर्बलन देना बंद कर देते हैं तो फिर आपका अनुकूलन नहीं हो पाएगा और अधिगम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुनर्बलन ही जो है वो आपको क्या करता है, अधिगम को निरंतरता रखता है या अधिगम में कंटिन्यूटी रखता है। क्लियर है? तो ये हल के सिद्धांत के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। हल के सिद्धांत के जो दूसरे नाम हैं हम लोग उनकी बात करें। हल के सिद्धांत को हम लोग गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, परिकल्पित निगमन सिद्धांत कहते हैं, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत कहते हैं, जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत, अधिगम यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत। देखिए बेसिकली आपका जो इसके तीन नाम महत्वपूर्ण हैं वो हैं आपके पुनर्बलन, प्रबलन और सबलन। ये तीन इनके महत्वपूर्ण नाम हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिंपली याद रखने का ट्रिक जो है वो यही है कि जहां भी बल शब्द का प्रयोग हो तो समझ लीजिए कि बल कब लगता है, जब आप हल चला रहे होते हैं। तो बल के जितने भी आपके अधिगम सिद्धांत हैं उनका जन्म किससे हुआ है, तो CL हल से हुआ है। क्लियर है? ओके, तो इसके हम लोग शैक्षणिक महत्व की बात कर लेते हैं आखिर में। ठीक है, देखिए इसका शैक्षणिक महत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पुनर्बलन को। ठीक है, अधिगम में पुनर्बलन के महत्व को स्थापित करता है। ओके, कक्षा में बच्चों को जो मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद उनको जो अंक प्रदान किया जाता है या फिर उनको जो रैंक प्रदान किया जाता है, आप फर्स्ट डिवीजन हो, आप सेकंड डिवीजन हो, आप थर्ड डिवीजन हो, आप टॉपर हो या आप फेल हो। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, बेसिकली ये रैंक एक तरह का उनके लिए पुनर्बलन ही है। ओके, तो हल के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो यही कहता है कि अधिगम के दौरान बच्चों को पुनर्बलन दिया जाना बहुत आवश्यक है। ओके, और पुनर्बलन पे वो पुनर्बलन में भी वो प्रयोग की विधि के संबंध में की विवेचना करते हैं। यानी पुनर्बलन भी अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए, और किस तरह का होना चाहिए, तो पुनर्बलन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हल के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हैं। तो शैक्षिक महत्व में पहली चीज तो वो पुनर्बलन की बात करते हैं कि पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात कहते हैं कि पुनर्बलन किसके लिए, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की जो आवश्यकता है उसको समझते हुए उस हिसाब से उसको पुनर्बलन दिया जाए तो अधिगम ज़्यादा जल्दी होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि हल के सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत छोटा सा सिद्धांत है पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।